इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिसे सुनने के बाद उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो ना चाहते हुए भी हमें उस पर यकीन करना पड़ता है। जी हाँ, अमेरिकी पुलिस के इतिहास में एक ऐसा मर्डर केस आया जिस केस की जांच पड़ताल कर रहे ऑफिसर को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा कि इस मर्डर केस को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने सुलझाया है। कहते हैं कि अमेरिका में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करके कातिल को तलाश करने की पूरी कोशिश करती है, मगर पुलिस की 1000 कोशिशों के बाद भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता और आखिर थक हार कर पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। जिसके बाद इस केस में एक नया मोड़ आता है और कत्ल हुए महिला की आत्मा खुद कातिल की निशानदेही करती है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोर्ट और अदालत में भूत प्रेत और आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन अमेरिका में कत्ल हुए महिला की आत्मा की गवाही इस कदर ठोस और मजबूत थी कि पुलिस के आला अफसरान से लेकर अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए जज को न चाहते हुए भी एक आत्मा की गवाही को मानना पड़ा और सिर्फ एक आत्मा की गवाही पर अदालत में मुकदमा चलाकर कातिल को जेल की काल कोठरी तक पहुंचाना पड़ा। तो क्या था पूरा मामला और कैसे एक आत्मा ने अपने ही कातिल के खिलाफ दी थी गवाही, सारी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर के अंदर लिपटी हुई कारपेट से अचानक निकलने वाली धुआं से। फिलीपींस में एक टेरेसिटा बासा नाम की लड़की का जन्म हुआ। टेरेसिटा बासा एक अच्छे परिवार और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छी परवरिश और तालीम हासिल करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उसने अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लिया। कहते हैं कि टेरेस्टा को बचपन से ही पियानो बजाने का बेहद शौक था और यही वजह थी कि अमेरिका जाने के बाद अमेरिका के शिकागो शहर में रहकर म्यूजियम में एमए करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेरेसिटा का ध्यान म्यूजिक से हटकर मेडिकल की किताबों में ज़्यादा लगने लगा, जिसके बाद उसने अपना रुख सीधा मेडिकल की तरफ कर लिया, जहां वो एक हॉस्पिटल से जुड़ी और फिर वहीं काम भी करने लगी। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते टेरेस्टा 47 साल की हो चुकी थी। 47 साल उम्र होने के बावजूद भी अभी तक उसने शादी नहीं की थी। कहते हैं कि उसके कुछ बॉयफ्रेंड भी थे, मगर इतनी उम्र में शादी न करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर एक दिन यानी 21 फरवरी 1977 की शाम अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है तो दूसरी तरफ से टेरेस्टा के एक दोस्त की आवाज़ आती है और थोड़ी देर तक हालचाल जानने के बाद टेरेस्टा ये कहकर फ़ोन रख देती है कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, आज हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। फिर करीब 1 घंटे के बाद ना जाने क्या होता है, अचानक टेरेस्टा के अपार्टमेंट से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते धुआं आग का रूप ले लेता है। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी मिलने के बाद एक फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच जाती है। आग बुझाने के दौरान लोगों की नज़र एक कारपेट की तरफ जाती है जो घर के अंदर से लुढ़कता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था। आग बुझाने के बाद लोग जैसे ही कारपेट को खोलते हैं, अंदर का नज़ारा देखकर लोगों की चीख निकल जाती है। कारपेट के अंदर आधी जली हुई टेरेसिटा बासा की लाश थी, पूरा बदन नंगा, सीने में एक खंजर घोंपा हुआ। लाश को देख मामला रेप के बाद कत्ल का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम ने यह साफ जाहिर कर दिया कि टेरेसिटा का रेप नहीं बल्कि सिर्फ कत्ल हुआ है। घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ देख पुलिस को एक शक और हुआ कि हो सकता है हत्या लूटपाट के इरादे से की गई हो। पुलिस टेरेस्टा के माँ बाप और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान घर की तलाशी लेते समय पुलिस को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस, यानी एएस के लिए एक थिएटर टिकट चाहिए। अब पुलिस के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये एएस है क्या, किसी का नाम? अगर हाँ तो किसका? केस की छानबीन चलती रही। दिन से महीने और महीनों से साल बीत गए, लेकिन सुई अभी भी एएस पर ही लटकी हुई थी। फिर अचानक एक दिन इस केस की जांच पड़ताल कर रहे जोसेफ स्टेचुला को दफ्तर की टेबल पर एक नोटबुक रखा हुआ मिला। उस नोटबुक में लिखा था कि टेरेस्टा मर्डर केस का एक गवाह मिला है और वो कुछ बताना चाहता है। जिसके बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूछते हैं कि इतने दिन बाद कौन और कैसे मिला, जिसके जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि एक डॉक्टर उनके पास आए थे जिन्होंने बताया कि वो टेरेस्टा मर्डर केस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अब डिटेक्टिव डॉक्टर के पास पहुंचकर उनसे इस सुराग के बारे में पूछते हैं। हालांकि डॉक्टर ने ऐसी बात बताई जो डिटेक्टिव को हजम नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना था कि वैसे तो मैं किसी टेरेस्टा को नहीं जानता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। वह नींद में कुछ बड़बड़ाती है। रात को बात करते करते अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती है।
हालांकि ऐसा मामला इससे पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि एक रात मेरी पत्नी सो रही थी। थोड़ी देर बाद ही अचानक से वो कुछ कहने लगी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जो कुछ कह रही थी वो उसकी आवाज़ में नहीं था। यानी पत्नी तो मेरी ही थी, लेकिन वो आवाज़ किसी और की थी। वो कह रही थी कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन शौरी है। वो मेरे घर टीवी ठीक करने आया था और उसी ने मुझे मारा है। डॉक्टर ने आगे बताया कि मैंने सोचा शायद ये सब मेरे मन का वहम है, लेकिन अगली रात फिर वही सब हुआ और इस बार मामला बिगड़ चुका था। वो आवाज़ मुझ पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसकी मदद करने का उससे वादा किया। वो मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरे कातिल टीवी मैकेनिक का नाम एलन शौरी है। उसने मेरे गहने चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। तुम मेरे परिवार के पास जाओ, वो ज्वेलरी देखते ही पहचान जाएंगे। उसके बाद उसने एलन शौरी और उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर भी दिया। अब डिटेक्टिव सोच में पड़ गया। डॉक्टर की बातों पर यकीन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उनके मन में उस चिट्ठी का ख्याल आया जिसमें लिखा था एएस। तो क्या एलन शौरी ही एएस है? सालों पुरानी केस की फाइल एक बार फिर से खोली गई। एक एक करके डॉक्टर की हर बात की जांच पड़ताल शुरू हुई। इस दौरान सबसे पहले टीवी की जांच हुई और पता लगाया गया कि क्या सच में टेरेस्टा की टीवी खराब थी। डॉक्टर की बात सच निकली, वो टीवी सच में खराब थी और उसे उस दिन ठीक भी किया गया था। यानी एएस नाम की गुत्थी कुछ हद तक सुलझ गई थी। आगे की जांच पड़ताल में पता चला कि एलन शौरी उसी अस्पताल में काम करता था जिसमें टेरेस्टा काम किया करती थी। जिसके बाद पुलिस ने एलन शौरी से कुछ नहीं कहा, बल्कि उससे उसकी गर्लफ्रेंड का पता लेकर पुलिस टेरेस्टा के परिवार के साथ सीधा उसके घर पहुंच गई। पुलिस ने एलन की गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या एलन शौरी ने हाल में तुम्हें कुछ गहने दिए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड फौरन गहने लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। ज्वेलरी को देखते ही टेरेस्टा के परिवार वालों ने कहा कि ये जेवरात टेरेस्टा के ही हैं। जिसके बाद पुलिस ने जेवरात को अपने कब्जे में लेकर एलन शौरी को भी अरेस्ट कर लिया। अब गहने के साथ साथ आरोपी भी पुलिस के कब्जे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक आत्मा की गवाही वाली बात पर यकीन करेगा कौन, और इस तरह बात कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन कोर्ट में एलन शौरी के वकील ने ये दलील देकर उसे बचा लिया। वकील ने कहा, जज साहब मैं मानता हूं कि चोरी इसी ने की है, लेकिन इसका कातिल कोई और है। वकील ने कहा, जाए वारदात से एलन शौरी गहने लेकर भागा था, लेकिन उसके बाद वहां क्या हुआ इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। यानी मिला जुलाकर बात फिर वहीं पहुंच गई। चोरी के इल्जाम में एलन को ज्यादा दिन हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। उसके कुछ दिन बाद ही उस डॉक्टर की पत्नी के ऊपर फिर टेरेसिटा की आत्मा आती है और काफी गुस्से में वो अपनी हत्या की आप बीती सुनाती है कि कैसे उसे एलन शौरी ने मारा और उसे कारपेट में लपेट आग लगाकर चला गया। इस पर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं क्या करूं। इतना कुछ करने के बाद भी वो छूट गया। जिसके बाद टेरेस्टा की आत्मा और भड़क गई और इस केस से जुड़े हर एक शख्स को परेशान करना शुरू कर दिया। ये देख पुलिस और ज्यादा परेशान हो गई कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। पुलिस के दिमाग में ये तो चल ही रहा था कि आत्मा के हिसाब से अब तक की सारी बातें सच साबित हुई हैं, तो हत्या वाली बात को कैसे छोड़ा जा सकता है। जिसके बाद पुलिस ने एलन शौरी पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया और फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। बड़ी बहस हुई। जज भी परेशान थे क्योंकि ये साबित नहीं हो रहा था कि कत्ल एलन शौरी ने ही किया है और एलन शौरी को एक बार फिर से कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दे दिए। अब एलन शौरी को जेल से आज़ाद किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही अचानक एलन शौरी बदल गया। उसने डिटेक्टिव और उसके जितने वकील थे उन सबके सामने उसने साफ साफ इस बात को कबूल कर लिया कि टेरेस्टा की हत्या उसी ने की है। तब एलन शौरी ने उन सबको पूरी कहानी बताई। एलन शौरी ने बताया कि 21 फरवरी 1977 को टेरेस्टा ने उसे फ़ोन कर टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था। इससे पहले भी वो टेरेस्टा के घर कई बार टीवी ठीक करने जा चुका था। 21 फरवरी 1977 को रात करीब 8 बजे वो टेरेस्टा के घर टीवी ठीक करने के लिए पहुंचा तो उसके मन में लालच आ गया। एलन शौरी को ये पता था कि टेरेस्टा के घर में बहुत सारी ज्वेलरी है, जिसे चोरी करते हुए टेरेस्टा ने उसे देख लिया। जिसके बाद बदनामी से बचने के लिए उसने टेरेस्टा का गला घोंटकर उसके सीने में खंजर घोंप दिया और मामला रेप का लगे इसलिए उसने टेरेस्टा के सारे कपड़े भी उतार दिए और उसकी लाश को एक कारपेट में लपेटकर आग लगा दिया। एलन शौरी के कबूलनामे के बाद एक बार फिर से मुकदमा शुरू हुआ
और अदालत ने उसे 20 साल की सज़ा सुना दी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एलन शौरी ने एकदम से भरी अदालत में अपने जुर्म को कबूल कर लिया। कहते हैं कि एलन शौरी के इस कबूलनामे के पीछे भी एक कहानी है। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये अचानक बदल क्यों गया, तो पता चला कि कोर्ट ने जब एलन शौरी को छोड़ने का आदेश दे दिया तो कुछ देर बाद ही टेरेस्टा की आत्मा जेल में एलन के पास पहुंच गई और उसे मजबूर किया कि वो अपने जुर्म को कबूल कर ले, वरना उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और इसी डर से उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस के कई इंटरव्यू हुए, जिन इंटरव्यूज में पुलिस ने साफ साफ कहा कि यह दुनिया का ऐसा पहला केस था जिसे एक आत्मा ने सॉल्व किया। जिसके बाद शिकागो पुलिस ने इस केस को वॉइस फ्रॉम द ग्रेव नाम दिया था और इसी नाम से 1996 में इस कहानी पर एक मूवी भी बनी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी एक आत्मा द्वारा सॉल्व किए जाने वाले केस की कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए